हेलो, आई एम संजुलता असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि औद्योगिक विवाद की परिभाषा पढ़ेंगे। औद्योगिक विवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा सेक्शन 2K में दी गई है। सेक्शन 2K क्या कहता है कि औद्योगिक विवाद से नियोजकों के बीच का या फिर नियोजकों कर्मकारों के बीच का या फिर कर्मकार के बीच का कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या फिर नियोजन के निर्बंधों या फिर श्रम की शर्तों से सशक्त है। जब इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि जो मतभेद है वो किन किन व्यक्ति के बीच में हो सकता है। एम्प्लॉयर के बीच में यानी नियोजकों के बीच में, या फिर एम्प्लॉय के बीच में यानी नियोजक और कर्मकारों के बीच में, या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में यानी कर्मकारों के बीच में ये विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब क्या रीजन है कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण विवाद उत्पन्न होगा, वही विवाद औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे रीजन दिए गए कि कौन कौन से विवाद है जिनके कारण कोई विवाद उत्पन्न हुआ है। जैसे यहाँ पे रीजन है नियोजन या अनियोजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर नियोजन के निर्बंधन यानी कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर श्रम की शर्तों से सशक्त है। तो ये रीजन है, इन रीजन के आधार पर कोई विवाद उत्पन्न होगा और इन व्यक्तियों के बीच में होगा। कौन कौन से रीजन है? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ लेबर। इन तीनों रीजन से इन व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में आता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया गया है किसी व्यक्ति यानी कि एनी पर्सन। तो यहाँ पे एनी पर्सन कौन होगा? क्या कोई भी व्यक्ति हो सकता है या उसका वर्कमैन होना ही जरूरी है? तो इसके संबंध में फेमस केस है दीमाकुची टी एस्टेट के कर्मकारगण वर्सेस दीमाकुची टी एस्टेट के प्रबंधक। इस केस में जो एनी पर्सन है उसको डिफाइन किया गया है, उसको डेफिनेशन दी गई है। इस 1958 का केस है, ये फेमस केस है। इस केस में क्या था कि इस केस में डॉक्टर बनर्जी होते हैं, उन्हें एज असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। 3 महीने का उनका प्रोबेशन होता है। फिर उन्हें आफ्टर 3 मंथ ही वॉज टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑन इनकॉम्पिटेंसी, मतलब उन्हें इनकॉम्पिटेंसी के आधार पर निकाल दिया जाता है। फिर जो असम का कर्मचारी संघ है वो उनके समर्थन में आता है, डॉक्टर बनर्जी के समर्थन में आता है। जो केस था सेक्शन 10 के अंतर्गत इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है कि जो डॉक्टर बनर्जी है वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, अतः ये जो विवाद उत्पन्न हुआ वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में नहीं आता, तो अतः यहाँ पर उसको क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर जो असम कर्मचारी संघ था वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दलील देता है कि जो डॉक्टर बनर्जी से जो उत्पन्न विवाद है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में आता है, चाहे वो कर्मकार ही नहीं है तो भी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो सेक्शन 2K है, उस सेक्शन 2K के अंदर जो किसी व्यक्ति यूज किया गया उसमें उसका कर्मकार होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो एनी पर्सन जो सेक्शन 2K के अंतर्गत यूज किया गया है उसका मतलब दुनिया में एनी पर्सन या एनी बॉडी से नहीं है, मतलब वो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। यहाँ पे एनी पर्सन जो यूज किया गया है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, कुछ क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, जब भी वो वर्कर नहीं होते हुए भी उससे संबंधित जो विवाद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आ सके। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? जो विवाद उत्पन्न हुआ है, जिस व्यक्ति के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है वो रियल और सबस्टेंशियल होना चाहिए, अर्थात एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिलीफ पहुंचाने की पोजीशन में होनी चाहिए। पीड़ित पार्टी दूसरी पार्टी से रिलीफ प्राप्त कर सके, इससे उनके बीच में संबंध होना चाहिए। एनी पर्सन वर्ड की मीनिंग का एक्ट के जो ऑब्जेक्ट है उससे सामंजस्य होना चाहिए। तीसरी बात क्या कही गई? तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उनके बीच में जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट होना चाहिए, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, अर्थात वर्कर यहाँ पे जो वर्कर थे जो डॉक्टर बनर्जी का समर्थन कर रहे थे उनका भी डायरेक्ट या फिर सबस्टेंशियल इंटरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए। पर तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बनर्जी थे, यहाँ पर डॉक्टर बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्कर नहीं माना था और इससे उत्पन्न विवाद को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डॉक्टर KP बनर्जी क्या थे? मेडिकल या फिर टेक्निकल स्टाफ से बिलोंग करते थे, वो वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं। और जो अपीलार्थी का उनके एम्प्लॉयमेंट
अथवा अनएम्प्लॉयमेंट से न तो कोई डायरेक्ट या और न ही सबस्टेंशियल कोई भी रिलेशन था। अर्थात उनका डायरेक्ट या सबस्टेंशियल इंटरेस्ट नहीं था, अतः डॉक्टर बनर्जी को वर्क में नहीं माना और न ही इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया। तो इस केस में तो एनी पर्सन को परिभाषित किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। यहाँ इस परिभाषा में यूज किया गया नियोजन या अनियोजन, यानी एम्प्लॉयमेंट या और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है किसी व्यक्ति को रोजगार देना, उसको काम देना, परंतु जो अनियोजन अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मीनिंग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या शामिल होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का अपने सिंपल भाषा में समझे तो होता है किसी व्यक्ति को काम से निकालना, उसको सेवा मुक्त करना। तो इसके संबंध में ये जो केस है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि छंटनी और किसी व्यक्ति की सेवा बहाल करने के लिए इनकार कर देना भी सम्मिलित किया जाएगा। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, छंटनी भी शामिल है, किसी व्यक्ति को पहले काम से निकाल दिया गया फिर उसे काम पर वापस रखने से इनकार करता है, मतलब उसको काम पर रखने से बहाल करने से उसको इनकार करता है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आता है। इसमें थर्ड इम्पोर्टेंट केस है प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड वर्सेस कमलाकर बोर्ड के, ये 1976 का केस है। यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। इस केस में डिसाइड किया गया कि कौन कौन से विवाद है जो सिविल न्यायालय जाएंगे और कौन से विवाद है जो केवल ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जाएंगे। इस केस में बताया गया कि यदि जो डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये बातें तो होनी चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, इनसे रिलेटेड होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो औद्योगिक विवाद है उद्योगों से ही संबंधित होने चाहिए। यदि विवाद उद्योगों से संबंधित नहीं है तो औद्योगिक विवाद की श्रेणी में नहीं आते। तो यदि जो विवाद है इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं होता है, वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन सिविल न्यायालय के पास में होता है। दूसरा है ये जो डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है, विवाद तो इन व्यक्तियों के बीच ही हुआ है, परंतु विवाद उत्पन्न होने का कारण ये नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और कंडीशन ऑफ लेबर भी नहीं है, परंतु इनके बीच ही हुआ है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉय के बीच में हुआ है, परंतु कारण ये नहीं है। तो यहाँ पे जो क्षेत्राधिकार होता है वो सिविल न्यायालय को भी होगा और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भी होता है। तो यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष का उसके पास ऑप्शन होता है कि दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है, परंतु उसके लिए बेटर होता है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ही जाए, क्योंकि ये किससे संबंधित है, इन सबसे संबंधित है। इस कारण फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो इन व्यक्तियों के बीच ही है और इन्हीं रीजन्स के कारण हुआ है, तो वहाँ पे सिविल न्यायालय को कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। जो भी विवाद उत्पन्न होंगे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा सुलझाए जाएंगे। तो ये ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित केस था। इसके बाद में RSRT वर्सेस खादरमल 2006 का केस है। ये भी कहता है कि जो विवाद है औद्योगिक विवाद की परिभाषा में आते हैं तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जाएंगे, वहाँ पे सिविल न्यायालय को कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं होगा। अन्य इम्पोर्टेंट केस है स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी वर्सेस वर्कमैन। इस केस में क्या था, इस केस में इंडस्ट्री के जो वर्कमैन थे उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के लिए केस रेज किया जो कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ था तो वहाँ पे उसको कम पेमेंट दी जाती थी, उसको कम वेज दी जाती थी। तो यहाँ पे न्यायालय ने इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी इंटरेस्ट था। एक तो वर्कमैन था जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ, जो वर्कमैन एक ही कैटेगरी से और एक ही एम्प्लॉयर के अंडर में वो काम कर रहे थे। दूसरा जो ये वेजेस से रिलेटेड था। तीसरा एम्प्लॉयर यहाँ पर जो लेबर है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ उसकी मजदूरी बढ़ाने में सक्षम था, तो एम्प्लॉयर यहाँ पर लेबर कम्युनिटी को रिलीफ दे सकता था। इस कारण से इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया था। फिर है बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस फर्स्ट इंडस्ट्री अधिकरण। इस केस में क्या कहा गया
कि यद्यपि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, यानी शिफ्टीकरण होता है, तो अपने आप में कोई औद्योगिक विवाद नहीं होता है, परंतु उस शिफ्टीकरण के कारण एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ लेबर की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, उसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आएगा। फिर एक और केस है शंभू दयाल गोयल वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 1978 का केस है। इस केस में कहा गया कि विवाद को उत्पन्न होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई लिखित मांग की गई हो, बिना लिखित मांग के भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो सकता है। केवल जहाँ जन उपयोगी सेवाएं होती है वहाँ पर नोटिस का दिया जाना जरूरी होता है। तो आज हमने पढ़ा कि औद्योगिक विवाद की डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट केसेज क्या क्या है। थैंक यू।